गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हमने साइकेट्री की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने डेफिनेशन एंड ऑल से स्टार्ट किया था, की पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रेन और माइंड में डिफरेंस पढ़ा, और देन हमने माइंड के कंपोनेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। कल हमने क्लास कहाँ पे ख़त्म करी थी? कल हमने लास्ट पढ़ा था कल हम लास्ट पढ़े थे हेलुसिनेशन के बारे में। ठीक है, उसमें हमने हेलुसिनेशन के टाइप स्टार्ट किए थे, जिसका फर्स्ट टाइप दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन, वो हमने पढ़ लिया था। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या होता है। ठीक है, पर्सन को फॉल्स स्टिमुलस रिसीव होना, फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। कि कुछ तुम्हारे सामने नहीं है, कोई स्टिमुलस नहीं है, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही, कोई तुम्हारे सामने नहीं खड़ा, कोई अब नॉर्मल स्मेल नहीं है या कोई स्मेल नहीं आ रही रूम में, फिर भी तुम्हें वो परसीव हो रही है, तो फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस इज हेलुसिनेशन। तो उसके टाइप्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें था विजुअल हेलुसिनेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, विजुअल मतलब विजन से रिलेटेड, कि कोई सामने नहीं खड़ा फिर भी तुम्हें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब हम विजन की बात करते हैं, ओनली विजन, तो हमारा ब्रेन का कौन सा लोब उसको कंट्रोल करता है? ओसिपिटल लोब। ठीक है, कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रख लो, ओसिपिटल ऐसे लिखते हैं ना, तो ये अपनी आंखें बना लो। ठीक है, समझो विजन से रिलेटेड। ठीक है, और फिर अगर हेलुसिनेशन की बात हो, विजुअल हेलुसिनेशन कौन से लोब की वजह से होगा? तो वो कौन से लोब की वजह से होता है? टेम्पोरल। ठीक है, ऐसे टेम्पोरल को कैसे याद रखोगे? टेम्पोरल यानी कि टेम्पल में जाके तुम्हें कुछ कुछ अजीब अजीब दिखाई दे रहा है। ठीक है, वैसे तो टेम्पल में जा आगे भूत भाग जाते हैं, लेकिन तुम ये मानो टेम्पल में जाके तुम्हें वहां पे भूत दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते बट फिर भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस बट स्टिल फॉल्स परसेप्शन ऑफ इट। ओके, तो ऐसे याद रख लो तुम। ठीक है, लेम सी ट्रिक है बट कोई नहीं, तुम्हें याद रह जाएगा। अगर विजन से रिलेटेड पूछा जाए तो कौन सा लोब विजन से रिलेटेड है? ओसिपिटल। लेकिन अगर विजुअल हेलुसिनेशन की बात हो तो अपना कौन सा लोब उससे रिलेटेड है? दैट इज टेम्पोरल लोब। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो विजुअल हेलुसिनेशन होती है वो दो टाइप की होती है, फॉर्म्ड और इनफॉर्म्ड। फॉर्म्ड कौन सी होगी? फॉर्म्ड मतलब कि एक प्रॉपर इमेज बन रही है, मतलब किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हें अपने सामने एक अच्छा पूरा हष्ट पुष्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ दिखेगा, एक हेल्दी इंसान खड़ा हुआ दिखेगा, तो वो कौन सी हेलुसिनेशन हुई? फॉर्म्ड हेलुसिनेशन। ठीक है, एक प्रॉपर क्लियर इमेज बनना। ठीक है, अब इसमें हमारा कौन सा लोब इफेक्ट अफेक्ट होता है या इंक्लूडेड होता है? दैट इज टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब की वजह से फॉर्म्ड हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट था इनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन। इनफॉर्म्ड हेलुसिनेशन क्या होता है? कि कोई भी प्रॉपर इमेज नहीं बन रही है, लाइक किसी भी कलर से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड, मतलब तुम्हारे सामने कोई प्रॉपर इमेज नहीं बन रही है। तुम्हें दिखेगा कि दूर से एक ऑरेंज लाइट मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, जबकि रियलिटी में वो कोई लाइट तुम्हारी साइड नहीं आ रही है। तो वो कौन से हेलुसिनेशन होगी? मतलब जिसमें कोई प्रॉपर इमेज ना बने, तुम्हें सिर्फ कोई कलर दिखे या तुम्हें सिर्फ शेडो दिख रही है। ठीक है, तो वो कौन सी हेलुसिनेशन होगी? वो होगी अपनी इनफॉर्म्ड विजुअल हेलुसिनेशन। और इसमें अपना कौन सा लोब इंक्लूडेड होता है? दैट इज ऑसिपिटल लोब। तो उसके बाद ये हमने विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में पढ़ा था। मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमनली ओबीडी, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूजर्स में देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ओके, तो हेडिंग लगाओ, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, हियरिंग रिलेटेड हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन रिलेटेड टू हियरिंग, कि कोई स्टिमुलस नहीं है, किसी की आवाज नहीं एग्जिस्ट कर रही रियलिटी में, और फिर भी तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, रिलेटेड टू हियरिंग। अगर साइकेट्री में बात करी जाए तो जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है ना, वो ओवरऑल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेलुसिनेशन है।
हमें बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर हम अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन भी पढ़ेंगे, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उसमें हमें विजुअल भी दिखाई देती है, हेलुसिनेशन भी दिखाई देती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे। हम जब सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो जो ओवरऑल मोस्ट कॉमन पूछा जाए ना तुमसे, अगर स्पेसिफिक नाम दे के पूछ ले कि ओबीडी में कौन सी देखने को मिलती है, दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन। लेकिन अगर ओवरऑल मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सी है? अपनी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये देखने को मिलती है। उसके बाद अपनी नेक्स्ट आती है टेक्टाइल। टेक्टाइल से क्या समझ में आ रहा है? टेक्टाइल से समझ में आ रहा है हमें टच, ठीक है। तो वो हेलुसिनेशन जो रिलेटेड टू टच होगी, मतलब तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी बॉडी पे कुछ क्रॉल कर रहा है या कोई तुम्हें टच कर रहा है। तो टच रिलेटेड हेलुसिनेशन कौन सी होती है? टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। और ये मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलती है? हमें ये देखने को मिलती है हमें कोकेन अब्यूजर्स, जो लोग कोकेन कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में हमें मोस्ट कॉमनली कौन सी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। जब हम कोकेन के बारे में पढ़ेंगे तो हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। जो लोग कोकेन अब्यूज करते हैं उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे जेट ब्लैक पिगमेंटेशन ऑफ टंग, तो ये सारे टेक्टाइल हेलुसिनेशन, डेविएटेड नेजल सेप्टम, तो ये सारे जो हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना याद रखो, टेक्टाइल हेलुसिनेशन यानी कि रिलेटेड टू टच, रिलेटेड टू टच, ओके। किस में देखने को मिलती है? सीन इन कोकेन अब्यूजर्स, कोकेन अब्यूजर्स प्लस स्मोकर्स, ठीक है। जो लोग स्मोक करते हैं या कोकेन कंज्यूम करते हैं उनमें कौन सी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ऑल्फैक्टरी नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑल्फैक्टरी यानी कि रिलेटेड टू स्मेल। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल। तो स्मेल से रिलेटेड जो भी हेलुसिनेशन होंगी कि कोई स्मेल नहीं आ रही है फिर भी तुम्हें एक अबनॉर्मल स्मेल परसीव होगी, तो वो क्या होगा तुम्हारा? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन रिलेटेड टू स्मेल। और ये हमें किस में देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है ओरा स्टेज ऑफ सीजर। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम जब सीजर्स पढ़ेंगे तो सीजर्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे। तो उसमें से एक स्टेज होती है ओरा स्टेज, ठीक है। उसमें हमें क्या देखने को मिलती है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज gestatory hallucination। gestatory नाम से ही समझ में आ रहा है, gestatory यानी कि रिलेटेड टू टेस्ट, रिलेटेड टू टेस्ट, ठीक है। टेस्ट से रिलेटेड जो हेलुसिनेशन होगी वो कौन सी होगी? gestatory hallucination। अब एग्जांपल देखो, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता ना, लेकिन जब कोई पर्सन पानी पिएगा और बोलेगा ये तो इसमें तो मेरे को खट्टा टेस्ट आ रहा है, ये तो खट्टा है, वाटर टेस्ट लाइक सोर, तो यानी कि उसको क्या हो रही है? gestatory hallucination। पानी एकदम नॉर्मल है, तुम उसकी सिप भरोगे, तुम बोलोगे ये तो कहीं नहीं खट्टा, ये तो नॉर्मल है, लेकिन उस पर्सन को वो खट्टा लग रहा है। तो gestatory hallucination रिलेटेड टू टेस्ट। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी? विजुअल पढ़ी बहुत अच्छे से, कौन सा लोब इफेक्ट होता है, किसमें देखने को मिलती है। देन ऑडिटरी पढ़ी, किसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमने टेक्टाइल पढ़ा रिलेटेड टू टच, फिर ऑल्फैक्टरी पढ़ा, ओरा स्टेज में देखने को मिलती है एंड दैट इज रिलेटेड टू स्मेल। उसके बाद हमने पढ़ा gestatory hallucination, gestatory रिलेटेड टू टेस्ट, ओके। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है।
टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन देखेंगे, ठीक है, जो अपने वर्ड्स के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो तुम मोस्टली वर्ड से ही समझ जाओगे वर्ड का क्या मीनिंग है और उसमें किस तरह की हेलुसिनेशन देखने को मिलती है। तो मैं पहले एक बार एक एक करके सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, फिर हम लिखेंगे अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। तो अदर टाइप्स में अपना सबसे पहले आता है हिप्नोपॉम्पिक, ठीक है। हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन सुनने में ऐसा बड़ा अजीब सा नाम हो लग रहा है, ये तो तुम सारी गैस पर कर पा रहे थे, विजुअल विजन से रिलेटेड, ऑडिटरी हियरिंग से रिलेटेड, टैक्टाइल टच, ऑल्फैक्शन स्मेल, गस्टेटरी टेस्ट। हिप्नोपॉम्पिक ये क्या है भाई, ये कौन सी नई वाला आ गई, हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। अब क्या होता है, कोई पर्सन अगर सुबह उठ रहा है और उठते ही उसे उसे कोई हेलुसिनेशन हो रही है, वो कोई फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस हो रहा है, तो वो क्या होगा, हिप्नोपॉम्पिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट इज हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। हिप्नोगोगिक क्या होगा, अगर किसी पर्सन को सोते टाइम हेलुसिनेशन हो रही है ना, तो वो अपना क्या होता है, हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद अपना आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लिलीपुट हेलुसिनेशन। लिलीपुट, लिलीपुट क्या होता है, जो पर्सन है ना उसको जो हेलुसिनेशन होगी उसमें उसको सारी चीज अब नॉर्मली स्मॉल दिखेंगी, इतनी छोटी कि वो एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो, उसको सारी चीजें इतनी छोटी दिखेंगी और उनसे रिलेटेड हेलुसिनेशन होगी। अभी मैं इन सब के एग्जांपल दूंगी तुम्हें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ क्या है, एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड हेलुसिनेशन। एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी कि फालतू का, ठीक है, ऐसे समझो। एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड में क्या होगा, जो हेलुसिनेशन होगी ना वो तुम्हारी जो नॉर्मल सेंसरी फील्ड है ना उसकी रेंज से ही बाहर होगी, मतलब ऐसी जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब तुम बोलो कि मुझे साइड वाले कमरे से आवाजें सुनाई दे रही है, ठीक है, दिस इज अ हेलुसिनेशन, फॉल्स परसेप्शन है, तुम्हारी रियलिटी में कोई आवाज एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन साइड वाले कमरे से सुनाई दे रही है, ये तुम्हारी सेंसरी फील्ड में है ना पॉसिबल, तो ये एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड नहीं है। अब तुम बोलो कि मुझे तो 400 किलोमीटर दूर से आवाज सुनाई दे रही है, क्या किसी नॉर्मल इंसान को 400 किलोमीटर दूर से किसी आवाज सुनाई दे सकती है? अब वो इंसान बोले मुझे तो मेरे फ्रेंड फ्रेंड की आवाज सुनाई दे रही है एंड दैट फ्रेंड इज लिविंग इन अब्रोड, ठीक है, एक्चुअली में वो फ्रेंड अब्रोड में रह रहा है, तो क्या ये उसकी नॉर्मल सेंसरी फील्ड में है, क्या वो अब्रोड से किसी की आवाज सुन सकता है? लाइक ये मत बोलना हाँ फोन मिला के सुन सकता है, ठीक है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड मतलब जो हमारी नॉर्मल सेंसरी फील्ड है उसकी रेंज से बाहर अगर कोई हेलुसिनेशन हो रही है तो वो क्या होगा अपना, वो होगा अपना एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड हेलुसिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद दो अलग टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन होती है, दोनों को हम एक साथ देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन, ये हमें किसमें देखने को मिलती है, ये दोनों हमें देखने को मिलती है इन एलएसडी यूजर्स एंड कैनाबीज यूजर्स, ठीक है। जब हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो दोनों एलएसडी और कैनाबीज दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। तो मतलब टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर, मतलब जिनको हम नशे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो एलएसडी यूजर्स और कैनाबीज यूजर्स में हमें क्या देखने को मिलता है, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन और फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या होती है, मैं एक बार दोनों बोलती हूँ फिर एग्जांपल से समझेंगे। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन क्या होगी, जो अपनी हेलुसिनेशन होगी ना और जो अपनी सेंसरी मोडालिटी होगी वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में होंगी, ठीक है। हेलुसिनेशन एंड सेंसरी मोडालिटी बोथ विल बी इन द डिफरेंट ऑर्गन्स। एंड फंक्शनल में क्या होगा, जो अपनी सेंसरी मोडालिटी होगी और जो अपनी हेलुसिनेशन होगी वो सेम ऑर्गन में होंगी, ठीक है। अब इससे इसका मतलब क्या है ये समझो, मतलब एग्जांपल से समझते हैं हम कि तुम्हें पंखा चला, ठीक है, और पंखा चल रहा है तो काइंड ऑफ पंखा चलने की आवाज आ रही है, ठीक है, लेकिन तुम बोलो कि मुझे तो सामने बिल्ली जाती हुई दिखाई दे रही है, तो सेंसरी मोडालिटी क्या हुई तुम्हारी, हियरिंग से रिलेटेड हुई ना, पंखे की आवाज सुनाई दी, या जब पंखे ने हवा फेंकी तो तुम्हारी बॉडी पे आगे हवा टच हुई, लेकिन तुम्हें हेलुसिनेशन किससे रिलेटेड हो रही है, विजन से रिलेटेड। तो तुम्हारी हेलुसिनेशन और सेंसरी मोडालिटी दोनों डिफरेंट ऑर्गन में है, तो दैट इज रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, ओके।
फंक्शनल हेलुसिनेशन क्या होगा? सेंसरी मोडालिटी एंड हेलुसिनेशन विल बी इन द सेम ऑर्गन, ठीक है। जिस ऑर्गन में तुम्हें सेंसरी तुम स्टिमुलस परसीव कर रहे हो, जिससे रिलेटेड स्टिमुलस है, उसी से रिलेटेड तुम्हें हेलुसिनेशन होंगी, ठीक है। जैसे तुम्हें बिल्ली की आवाज सुनाई दी, ठीक है, कोई बिल्ली है वो बाहर बोल रही है, लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें सुनाई दे रहा है कि बाहर सलमान खान खड़ा होकर तुम्हें आवाज लगा रहा है। तो वो क्या हुई अपनी फंक्शनल हेलुसिनेशन। सेंसरी मोडालिटी एंड हेलुसिनेशन बोथ आर इन द सेम ऑर्गन, and in reflex sensory modality and hallucination both are in the different organs, okay। तो नाउ हम एक एक करके इन सबको लिख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ, अदर टाइप्स ऑफ hallucination। क्या होते हैं hallucination के डिफरेंट टाइप्स? सबसे पहले हमने पढ़ा हिप्नोपोम्पिक, ठीक है, हिप्नोपोम्पिक hallucination। अब ये क्या होता है? एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, किसी भी तरह की हेलुसिनेशन, एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन दैट अकर्स, जो कब होगी? एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन दैट अकर्स, किसी भी तरीके की हेलुसिनेशन दैट अकर्स अपॉन अवेकनिंग। जब पर्सन सो के उठेगा ना, और उठते ही उसको किसी तरीके की हेलुसिनेशन दिखाई दे रही है, उठते ही उसको अपने सामने कोई दिखाई दे रहा है, उठते ही उसको किसी की आवाजें आ रही है, तो वो कौन सी हेलुसिनेशन होगी? हिप्नोपोम्पिक। एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन दैट अकर्स अपॉन अवेकनिंग इज हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। ये हमें मेनली किस में देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है नार्कोलेप्सी में। स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जब हम पढ़ेंगे आगे स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर तो उसमें समझ आएगा तुम्हें नार्कोलेप्सी क्या होता है, ठीक है। तो हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन हमें कब देखने को मिलती है? जब हम सुबह उठते हैं, सुबह नॉट रियली सुबह, जब भी हम सो के उठे और उसके बाद हमें कोई हेलुसिनेशन हो, तो वो कौन सी होगी? अपनी हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। नाउ सेकंड वन इज हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन। व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज hypnagogic hallucination। hypnagogic hallucination अब कौन सी होती है? hypnagogic hallucination, any type of hallucination that occurs while going for sleep। सोने जाने से पहले जो भी हेलुसिनेशन होगी ना, एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन दैट अकर्स व्हाइल गोइंग फॉर स्लीप इज hypnagogic hallucination। अब तुम्हें कैसे याद रहेगा ये देखो, एक ट्रिक बताती हूँ। सिली सिली ट्रिक्स है बट तुम्हें याद रह जाएगा। देखो, पोम्पिक, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? पोम्पिक। पोम्पिक से तुम क्या समझो? पोम्पिक से समझो पंप, ठीक है। तुम जब सो के उठोगे तो तुम एनर्जेटिक फील करोगे ना, पंप होके उठोगे। तो पंप तुम कब होगे? जब तुम सो के उठोगे। तो जो तुम्हें सो के उठने के बाद अवेकनिंग पे जो हेलुसिनेशन दिखाई देगी, सुनाई देगी, वो कौन सी होगी? अपनी हिप्नोपोम्पिक हेलुसिनेशन। अब गोगिक को कैसे याद रखोगे? गोगिक से याद रखो गोस्ट। गोस्ट कब आते हैं? रात को, ठीक है।
तो रात को हम यानी कि सोने से पहले, रात को ही सोते हैं हम, तो रात को जो हेलुसिनेशन हो रही है यानी सोने से पहले, any type of hallucination that occurs while going for sleep is hypnagogic hallucination। तो ऐसे याद रखो, पंप होके कब उठते हैं? सुबह। जब हम सो के उठेंगे तो हम कैसा फील करेंगे? पंप्ड, एनर्जेटिक। और गोगिक, गोस्ट, गोस्ट कब दिखते हैं? रात को। यानी कि सोने से पहले जो हेलुसिनेशन होगी वो अपनी कौन सी होगी? हिप्नोगोगिक हेलुसिनेशन, ठीक है? या एनी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन दैट अकर्स व्हाइल गोइंग फॉर स्लीप और ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, ठीक है? स्लीपिंग टाइम में भी ये देखने को मिल सकती है। सोते कब हम? रात को सोते हैं। और भूत भी कब आते हैं? रात को आते हैं, ठीक है? उसके बाद है अपना नेक्स्ट, थर्ड। थर्ड इज लिलीपुट हेलुसिनेशन। अब लिलीपुट हेलुसिनेशन क्या होता है? लिलीपुट हेलुसिनेशन होता है कि जो थिंग्स है ना, कोई भी नॉर्मल चीज है, वो तुम्हें एक्सट्रीमली स्मॉल दिखाई देगी, ठीक है? और उनसे रिलेटेड हेलुसिनेशन होगी। थिंग्स विल लुक things will look extremely small and falsely perceived। फॉल्सली परसीव हो रही है तभी तो वो एक हेलुसिनेशन है। थिंग्स एक्सट्रीमली स्मॉल होंगी और वो फॉल्सली परसीव होगी। इसका एग्जांपल लिख लो तुम, फिर याद रह जाएगा। पर्सन सेज, एक आदमी बोलता है, आई कैन सी hundreds of small tiny soldiers roaming here, ठीक है? उसको इतने इतने लोग, ठीक है, इतने इतने लोग अपने सामने घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या है? लिलीपुट हेलुसिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन वाज एक्स्ट्रा कॉम्पाइन हेलुसिनेशन। एक्स्ट्रा कॉम्पाइन, एक्स्ट्रा कॉम्पाइन एक्स्ट्रा से ही समझ में आ रहा है, मतलब नॉर्मल रेंज से बाहर है, ठीक है? हेलुसिनेशंस दैट अकर, लिख लेते हैं, हेलुसिनेशन दैट अकर्स outside the normal range of sensory field, ठीक है? जो हमारी नॉर्मल सेंसरी फील्ड होती है उसकी रेंज से भी बाहर की जो हेलुसिनेशन होगी वो कौन सी होगी? एक्स्ट्रा कॉम्पाइन हेलुसिनेशन। अब इसका एग्जांपल क्या है? अ पर्सन hears a voice of his friend who is living in some other country। किसी उसका दोस्त है, वो किसी दूसरे देश में रह रहा है और फिर भी उसको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो ये क्या है? अपना एक्स्ट्रा कॉम्पाइन हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन दैट अकर्स आउटसाइड द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंसरी फील्ड, ठीक है? अब इसका एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल की पर्सन बोले कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, क्या मैं एक्चुअली अपने पीछे देख सकती हूँ? मतलब नॉट अनटिल एंड अनलेस मैं अपनी गर्दन घुमाऊं, अपनी मुंडी घुमाऊं, ठीक है, वो अलग चीज है। बट अगर मैं सामने देख रही हूँ तो क्या मुझे अपने पीछे पता चलेगा मेरे पीछे कौन खड़ा है? नहीं ना। तो ये हमारी सेंसरी फील्ड की रेंज से बाहर हो गया।
तो अगर एक पर्सन बोले कि मुझे दिख रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो वो क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉम्बाइंड हेलुसिनेशन, क्योंकि एक्चुअली में वो अपने पीछे नहीं देख सकता, ठीक है, सामने अगर वो फेस करके खड़ा है तो, ठीक है। ये भी एग्जांपल लिख लो। अ पर्सन सेज दैट someone is standing behind me, but actually we cannot see what is behind us, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं मेरी तो पीछे टी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझे नहीं दिख सकता कि पीछे क्या लिखा हुआ until unless मैं फोटो वगैरह क्लिक करूँ, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मुझे नॉर्मली तो नहीं दिख सकता ना मेरी टी शर्ट पे पीछे क्या लिखा हुआ है। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, मेरी तो टी शर्ट पे पीछे कुछ किसी ने कुछ लिख दिया है, कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या होगी, एक्स्ट्रा कॉम्बाइंड हेलुसिनेशन, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना रिफ्लेक्स एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, इन LSD users and cannabis users, two different, मेरी राइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही है, in LSD users and cannabis users, two different types of hallucination are seen, ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, and second one is functional hallucination. ठीक है। अब बहुत बार ना इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं क्या होता है, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर पढ़ेंगे, लेकिन ये है अपना लाइसर्जिक एसिड डाई इथालामाइड, ठीक है। ये LSD की क्या है, फुल फॉर्म। तो जो LSD और कैनाबीज यूजर्स होते हैं उनमें दो स्पेशल टाइप की हेलुसिनेशन देखने को मिलती है, दैट इज रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन एंड फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन क्या होगा, एक एक करके हम लिखते हैं। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन यानी कि सेंसरी मोडालिटी एंड हेलुसिनेशन, यहां तक दिख रहा है ना, एंड हेलुसिनेशन both are in different organs, both are in different organs,
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेंसरी मोडालिटी एंड हेलुसिनेशन बोथ आर इन डिफरेंट ऑर्गन्स। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि पर्सन सीज अ कैट, पर्सन ने एक बिल्ली देखी, पर्सन sees a cat and says, उसने देखी तो एक बिल्ली और उसको सलमान खान की आवाज सुनाई देने लगी, and says I can hear the voice of सलमान खान। अगर बिल्ली देखी तो या तो विजन से रिलेटेड कोई हेलुसिनेशन होनी चाहिए थी, बिल्ली देखी तो उसको लग रहा है कि मेरे सामने तो एक कुत्ता भी खड़ा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सेंसरी मोडालिटी और हेलुसिनेशन दोनों सेम ऑर्गन में होंगे। तो पर्सन सीज अ कैट एंड सेज आई कैन हियर द वॉइस ऑफ सलमान, तो ये क्या है, अपनी रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या था, फंक्शनल, मेरे साथ बोलो क्या होता है फंक्शनल में, रिपीट, रिपीट बिफोर मी, बताओ जल्दी क्या होता है, फंक्शनल हेलुसिनेशन। इसमें क्या होगा, जो अपनी सेंसरी मोडालिटी होगी ना, सेंसरी मोडालिटी और हेलुसिनेशन दोनों सेम ऑर्गन में होंगी। सपोज तुमने आवाज सुनी बिल्ली की और तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है बिल्ली की जगह सलमान खान की, सेम ऑर्गन में हो गया, तो ये क्या हुआ अपना फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब या फिर तुम ऐसे देखो, तुमने अपने सामने देखी एक बिल्ली और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें बिल्ली नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें कोई इंसान दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना विजन से रिलेटेड स्टिमुलस था और विजुअल ही हेलुसिनेशन हुई, तो वो क्या होगा, अपना फंक्शनल हेलुसिनेशन। sensory modality and hallucination both are in same organ। एग्जाम्पल देखो, a person sees a, ऊपर हमने कैट से रिलेटेड किया था ना, कैट से रिलेटेड, a person sees a cat and says, पर्सन ने देखी तो बिल्ली लेकिन वो क्या बोल रहा है, and says I can see a lion there। देखी तो बिल्ली है, ठीक है, विजुअल स्टिमुलस है, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि वहां पे मैंने एक लॉयन को देखा है, तो ये क्या है, विजुअल हेलुसिनेशन। ठीक है, तो हमने फंक्शनल और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन भी पढ़ लिया, हिप्नोपॉम्पिक अवेकनिंग, हिप्नोगोगिक व्हाइल स्लीपिंग या गोइंग फॉर स्लीप, ओके, लिलीपुट एक्सट्रीमली स्मॉल दिखना, एक्स्ट्रा कॉम्पाइंड आउटसाइड रेंज ऑफ नॉर्मल सेंसरी फील्ड, रिफ्लेक्स एंड फंक्शनल दोनों किस में देखने को मिलती है, एलएसडी यूजर एंड कैनाबिस यूजर्स में। ओके, अब इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइंड। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, एक बार देखते हैं, शॉर्ट में लिखती हूँ। पहला डिसऑर्डर था, पहला कंपोनेंट था माइंड का थॉट, दूसरा था कॉन्शियसनेस, तीसरा था मेमोरी, फोर्थ वन वाज अटेंशन। ठीक है, अटेंशन का डिसऑर्डर क्या होता है, जल्दी कमेंट करो। फिफ्थ वन वाज इनसाइट एंड जजमेंट। अच्छा, इनसाइट एंड जजमेंट से याद आया, मैंने इनसाइट एंड जजमेंट की क्लास में तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्या था वो क्वेश्चन, कि एक साइकेट्रिक पेशेंट है, उसको हम ओपीडी में लेके आए हैं और जब उसकी एमएससी करते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, तो डॉक्टर उससे पूछता है, साइकेट्रिस्ट उससे पूछता है कि आपको क्या हुआ है,
तो वो पर्सन बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे नहीं पता ये लोग मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं, ठीक है। तो ये कौन से ग्रेड की इंसाइट है? दिस इज ग्रेड वन। ग्रेड वन क्यों? ग्रेड वन और थ्री में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। नोट से 10 के प्री का क्वेश्चन था, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज ग्रेड वन। क्यों है ग्रेड वन? क्योंकि देखो उसको हुई तो मेंटल इलनेस है, उसको स्किजोफ्रेनिया है, लेकिन उसको पता ही नहीं उसको स्किजोफ्रेनिया है, वो अपने आप वो बता रहा है उसके पेट में दिक्कत है, ठीक है। तो अनअवेयर अबाउट हिज इलनेस, मतलब उसकी इलनेस क्या है? स्किजोफ्रेनिया, और उसके बारे में वो अनअवेयर है। तो दैट इज ग्रेड वन या लेवल वन ऑफ इनसाइट, ओके। तो फिफ्थ हमने पढ़ा इनसाइट एंड जजमेंट। सिक्स्थ हमने पढ़ा इमोशन, ठीक है। इमोशन हमने कल कंप्लीट किया। उसके बाद हमने कल परसेप्शन स्टार्ट किया था, और आज हमने परसेप्शन को कंप्लीट कर दिया। अब अवर लास्ट वन इज साइकोमोटर एक्टिविटी, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट ऑफ माइंड। फाइनली 6-7 क्लास हो गई है, और अब जाके माइंड के कंपोनेंट कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली। ऑल्दो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें तुम्हारी कितनी सारी टर्म्स क्लियर हो गई हैं। एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, इफेक्ट इन एप्रोप्रिएट, एनेडोनिया, एम्बिवेलेंस, एपैथी, ऑटिज्म, ऑटिस्टिक थिंकिंग, और 4A कौन कौन से थे? एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग, affect inappropriate, anhedonia, ambivalence, ambivalence was 4A, एनेडोनिया। तो कितने सारे तुम्हारी टर्म्स क्लियर हो गई है। डिल्यूजन्स हमने पढ़े कितने टाइप के, है ना। इतना मेरा तो फेवरेट टॉपिक है डिल्यूजन, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डिल्यूजन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब की बार भी आया था डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आज फाइनली हम इसको साइकोमोटर एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, और माइंड के सारे कंपोनेंट फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर से। मतलब पहले हम क्लास, नॉट लाइक डिसऑर्डर से पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, न्यूरोटिक, साइकोटिक, डिफरेंस पढ़ेंगे, फिर थोड़ा डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पहले ईसीटी, साइकोफार्माकोलॉजी, ये सब पढ़ेंगे, और देन हम फिर अपना डिसऑर्डर्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सारी चीजें। अपने नोट साथ के साथ बनाते हुए चलो, कुछ भी मिस मत करो। और ये तुम ये पढ़ के जब तुम कोई भी बुक उठाओगे ना, तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रही हूँ, लाइक जो मैंने अपने प्रिपरेशन में पढ़ा है मैं वही पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी से। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होगा? अ मोटर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। सेंसरी और मोटर में डिफरेंस समझते हो? हमने दो टाइप्स के न्यूरॉन्स पढ़ी है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। क्या डिफरेंस होता है? एफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट न्यूरॉन्स, क्या डिफरेंस है? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कौन सी होंगी? वो न्यूरॉन्स जो हमारी बॉडी से सेंसरी स्टिमुलस ब्रेन तक लेके जाएंगी, ठीक है। अब मान लो मैं एक गरम कप है और मैं उसको टच कर रही हूँ, ठीक है। मैंने उसको टच किया तो वो मुझे गरम लगा, तो ये जो गरम है ये स्टिमुलस की, भाई ये कप गरम है, तो ये स्टिमुलस जो हमारे ब्रेन तक लेके जाएंगे ना जो न्यूरॉन्स, वो अपनी कौन सी होंगी? सेंसरी न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होंगी? मोटर न्यूरॉन्स। अब ब्रेन को वो पता लगा वो गर्म है, तो ब्रेन ने सिग्नल दिया, ब्रेन ने बोला कि भाई अपना हाथ इस कप से हटा ले। तो जो न्यूरॉन्स मेरा जो मैसेज होगा वो सेंसरी ऑर्गन तक लेके जाएंगी कि भाई तेरे को हाथ पीछे करना है।
तो वो कौन सी न्यूरॉन्स होंगी? मोटर न्यूरॉन्स। तो ए मोटर रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, मोटर रिस्पॉन्स का क्या मतलब है कि जो भी हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑर्डर देता है, कमांड देता है, वो हम फॉलो करते हैं। तो वो अपना क्या होता है? मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो साइकोमोटर एक्टिविटीज में हम क्या पढ़ेंगे? अपने मूवमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 6 डिसऑर्डर्स आते हैं बेसिकली। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी से रिलेटेड कितने डिसऑर्डर हैं? 6। अब सबसे पहला है स्टीरियोटाइप एक्टिविटी। ठीक है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी से क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो भी अपनी स्टीरियोटाइप, एक टिपिकल, ठीक है, टिपिकल एक्टिविटी जो होगी, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं रिपीटिशियस एक्टिविटी। रिपीटिशियस एक्टिविटी। ठीक है यार, क्या कर रही हूँ मैं? रिपीटिशियस एक्टिविटी। अब इसमें भी फर्दर 3 चीजें आती है। ठीक है, अब एक्टिविटी सिर्फ ये तो नहीं होगा ना, हाथ पैर चलाना एक्टिविटी होगी, हमारा बोलना भी तो एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, हमारा हाथ पैर हिलाना भी एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसमें फर्दर 3 चीजें आएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं वो क्या है, एक एक करके पहले हम तीनों लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप से तुम क्या समझते हो? मतलब कोई टिपिकल, या कोई ऐसे नहीं बोलते ये तो स्टीरियोटाइप है उस चीज का, यानी कि एक तरीके से मॉडल। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप पोजीशन। सेकंड क्या होगा अपना? स्टीरियोटाइप मूवमेंट। एक टिपिकल मूवमेंट हम कर रहे हैं, एक टिपिकल पोजीशन हमने गेन कर ली है। या फिर थर्ड होगा अपना वर्बिजरेशन, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? स्टीरियोटाइप स्पीच। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, वर्बिजुरेशन। तो अब हम तीनों को ना एक एक करके देखते हैं। स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप पोजीशन में क्या होगा कि जो एक पेशेंट होगा ना, वो एक अबनॉर्मल पोजीशन अपनी मेंटेन कर लेगा, और तुम कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी बोल लो, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें 2 वर्ड आते हैं। वन इज कैटालेप्सी एंड कैटालेप्सी एंड वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या ये दोनों टर्म सेम है? नहीं। जैसे एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग और डीरेलमेंट में एक बहुत छोटा सा फर्क था ना, ऐसे ही इसमें बहुत छोटा सा फर्क है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, स्टीरियोटाइप पोजीशन का मतलब समझ में आया? स्टीरियोटाइप पोजीशन का मतलब है कि जो पर्सन है ना, वो एक अबनॉर्मल पोजीशन अपनी गेन कर लेगा और उस पोजीशन में ही रहेगा। ठीक है, कैटालेप्सी, कैटालेप्सी क्या होगा कि जो पर्सन है ना, वो एक अबनॉर्मल रिजिड पोजीशन
अटेन कर लेगा, और तुम उसको कितना ही मान लो एक अजीब तरीके से खड़ा हो जाएगा वो। एग्जाम इमेज आ सकती है क्या इस पे? देखते हैं, इमेज निकाल के देखते हैं। ये देखो, ये इमेज दिख रही है तुम्हें? मतलब ये पर्सन एक अबनॉर्मल पोजीशन गेन कर लेगा, और हम कितना ही ट्राई कर ले, हम उसकी जो पोजीशन है वो नहीं चेंज करवा पाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल फिक्स्ड रिजिड पोस्चरिंग जो पेशेंट है वो गेन कर लेगा, तो वो क्या होगा अपना, दैट इज अवर कैटालेप्सी, ठीक है। कैटालेप्सी क्या होगा? पर्सन अटेन्स अ फिक्स्ड रिजिड एंड abnormal बॉडी पोस्चर, ठीक है। एक ऐसा abnormal सा बॉडी पोस्चर वो अटेन कर लेगा, और हम कितना ही ट्राई कर ले हम उसको रिजॉल्व नहीं करा सकते, ठीक है। हम उसको पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन में नहीं ला सकते, और लाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वरना कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पेशेंट हार्म हो सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली कि जब कैटालेप्सिक, सपोज तुम वार्ड में जा रहे हो, ठीक है, और तुमने देखा कि एक पेशेंट है, उसने कैटालेप्सी पोस्चर अटेन कर रखा है, एक अबनॉर्मल पोस्चर अटेन कर रखा है, तो तुम्हारा नर्सिंग रोल क्या होगा? तुम उसको ऐसे खींचतान के बेड पे सीधा लिटा दोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम वहां से चले जाओगे, पेशेंट को दवाई दोगे, या फिर क्या करोगे? तुम्हारा नर्सिंग रोल क्या होगा? तो जब भी किसी पेशेंट ने एक अबनॉर्मल फिक्स्ड पोजीशन ऐसे गेन कर रखी हो ना, तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिट क्वाइटली ऑन द बेड साइड, उसके बेड के साइड में जाके चुपचाप बैठ जाओ, एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू द पर्सन। तो ये अपना नर्सिंग रोल होगा कैटालेप्सी में। अब अपना वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा? कैटालेप्सी और वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत माइन्यूट सा ही डिफरेंस है। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को तुम ऐसे याद रखो जैसे कैंडल होती है, वैक्स की होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। अब क्या होगा, जो पर्सन है ना वो एक अबनॉर्मल फिक्स्ड पोस्चर गेन कर लेगा। अब सपोज अपने हाथ को उसने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका हाथ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन कैटालेप्सी में क्या था, हम उसको हिला ही नहीं पाएंगे, हम उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, अगर जो डॉक्टर है वो उसका हाथ यूं कर देगा ना, तो वो अपना हाथ यहाँ मेंटेन कर लेगा, यूं कर देगा तो यहाँ मेंटेन कर लेगा। मतलब हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, और फिर हम जो चेंज करके उसको जिस पोजीशन में हम रखेंगे ना, उसी पोजीशन में वो रहेगा, ठीक है। तो ये था वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आया डिफरेंस? कैटालेप्सी में तो ऐसे ही रहेगा, तुम कितना ही फोर्स लगा लो, और ना फोर्स लगाना भी नहीं चाहिए तुम्हें, कितना ही फोर्स लगा लो उसका हाथ ऐसे है तो ऐसे ही लॉक्ड रहेगा। और वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, अगर तुम उसको ऐसे करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ऐसे करोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर ये पोजीशन अटेन कर लेगा, ठीक है। तो दैट इज वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं हम दोनों की। इसमें क्या होगा, पर्सन अटेन्स whatever position is assigned to them.
पेशेंट सीधा लेटा हुआ था, तुमने उसका हाथ पकड़ के यूं रख दिया तो वो अपना हाथ ऐसे ही रखेगा, ये क्या हुआ, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तुमने हाथ पकड़ के यूं खड़ा कर दिया तो वो अपना हाथ यूं ही खड़ा रखेगा, तो ये क्या हुआ, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। और कैटालेप्सी में क्या होगा, अब नॉर्मल एक रिजिड पोस्चर वो अटेन कर लेगा जो हमारे चेंज करने पे भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको तुम कैंडल से याद रख लेना, फ्लेक्सिबल कैंडल। वैक्स की क्या बनी होती है, कैंडल ना, याद रखने के लिए, ताकि तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो ये अपना हुआ स्टीरियोटाइप पोजीशन। यहाँ तो जगह ही नहीं है। अब नेक्स्ट था अपना स्टीरियोटाइप मूवमेंट। स्टीरियोटाइप मूवमेंट के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, मैनरिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पर्सन है ना वो एक सेम मोमेंट अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा अननेसेसरली, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब सपोज एक पर्सन है, मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मैनरिज्म। पर्सन विल परफॉर्म एन अबनॉर्मल मूवमेंट दैट टू अननेसेसरली, जिसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर भी वो एक मूवमेंट बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या होगा, मैनरिज्म। पर्सन परफॉर्म्स सेम abnormal movement unnecessarily. That is अपना मैनरिज्म। बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना थर्ड, क्या था, स्टीरियोटाइप स्पीच। थर्ड वन वाज स्टीरियोटाइप स्पीच। स्टीरियोटाइप स्पीच के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्बिजरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना इस पे। कैटालेप्सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बिजरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्बिजरेशन क्या होगा, इसमें जो है ना एक पर्सन एक वर्ड को पकड़ लेगा और उसी को बार बार रिपीट करता रहेगा। पर्सन कॉन्टिन्यूसली रिपीटिंग अ सेम वर्ड अननेसेसरली, जिसकी जरूरत नहीं है तब भी वो एक वर्ड को पकड़ के बैठा हुआ है, उसको बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, स्टीरियोटाइप मैनर में इन एवरी सेंटेंस। तो क्या होगा, पर्सन रिपीट्स अ वर्ड again and again in stereotype manner during his conversation. ठीक है, एक वर्ड को पकड़ के बैठ गया है और बार बार उसी वर्ड को रिपीट करे जा रहा है। अब जैसे एग्जांपल ले लो कि एक पर्सन है, वो एक वर्ड पकड़ के बैठ गया है, ओ माय गॉड। ठीक है, तो तुम उसको कुछ भी बोलो, बोलेगा ओ माय गॉड। ठीक है, तुम उससे पूछो व्हाट इज योर नेम, ओ माय गॉड माय नेम इज दिस। वेयर डू यू लिव, ओ माय गॉड आई लिव देयर। ठीक है, तो उस किस वर्ड को पकड़ के बैठ गया, ओ माय गॉड को। पर्सन रिपीट्स अ वर्ड अगेन एंड अगेन इन स्टीरियोटाइप मैनर ड्यूरिंग हिज कॉन्वर्सेशन। जब भी वो किसी से बातचीत करेगा एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाएगा और उसको हर सेंटेंस में यूज करेगा, इन एवरी सेंटेंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा स्टीरियोटाइप या रिपीटिशियस एक्टिविटी। ठीक है,
उसमें बेसिकली 3 टाइप्स पढ़े। एक पढ़ा हमने स्टीरियोटाइप पोजीशन की, कोई भी अब नॉर्मल पोजीशन गेन कर लेना, रिजिड पोजीशन, वो क्या होगा, स्टीरियोटाइप पोजीशन, दैट इज कैटालेप्सी, और तुम उसको चाह के भी बदल नहीं सकते। और एक और टर्म पढ़ी हमने वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा कि अगर तुम उसकी पोजीशन चेंज करोगे तो वो तुम्हारी दी हुई पोजीशन गेन कर लेगा। ओके, फिर हमने पढ़ा स्टीरियोटाइप मूवमेंट। स्टीरियोटाइप मूवमेंट क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो एक अबनॉर्मल मूवमेंट बार बार परफॉर्म करेगा, तुम्हारा बार बार ये करना, ठीक है, वो पर्सन जो है बार बार ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्टीरियोटाइप स्पीच या वर्बिजरेशन। एक वर्ड को पकड़ के बैठ जाएगा और हर कन्वर्सेशन में, हर कन्वर्सेशन में, अपने हर स्पीच में किसको यूज करेगा, वो उस वर्ड को यूज करेगा, ठीक है। तो वो क्या था अपना स्टीरियोटाइप, स्पीच और वर्बिजरेशन। अच्छा, अब जब हमने कैटालेप्सी पढ़ा है तो एक टर्म आती है कैटाप्लेक्सी। कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि जब अगर कैटालेप्सी हो तो हमारा नर्सिंग रोल क्या रहेगा, और ये कैटालेप्सी हमें किसमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है, दिख रहा है ना इधर, सीन इन कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया। जब हम स्कीजोफ्रेनिया पढ़ेंगे तो उसके बहुत सारे टाइप हैं, पैरानोइड, अनडिफरेंशिएटेड, सिंपल, कैटाटोनिक। तो जो कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया होता है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कैटालेप्सी। जो पर्सन होगा वो अबनॉर्मल फिक्स पोस्चर अपना गेन कर लेगा। नर्सिंग रोल क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो बेड साइड जाके बैठना है, साइलेंटली नियर द पेशेंट, एंड आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, चुपचाप जाके बैठना है और उससे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं। अब स्टीरियोटाइप एक्टिविटी हमने पढ़ा है तो दो वर्ड हमारे सामने निकल के आ रहे हैं, कैटाप्लेक्सी एंड, पहले कैटाप्लेक्सी लिखो, कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी और कैटालेप्सी में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी क्या होता है, सडन लॉस ऑफ वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, कैटाप्लेक्सी। अब इसका एग्जांपल देखो, तुमने कान पे फोन लगाया हुआ था, ठीक है, फोन हटा के अपना नीचे रखना, फोन कान पे लगाना, ये तुम्हारा वॉलेंट्री मूवमेंट है ना, तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सपोज तुम्हारे कान से एकदम से फोन छूट गया, तो वो क्या था, तुम्हारा वॉलेंट्री मूवमेंट, और उसका सडन लॉस होना क्या होगा, कैटाप्लेक्सी। ये भी हमें स्लीप डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो कैटाप्लेक्सी क्या होता है, सडन लॉस ऑफ वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स, वो बॉडी का मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है और उसका सडन लॉस हो जाए, ठीक है। अब अपना हाथ ऐसे ऊपर नीचे हिलाना, ये तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है ना, लेकिन ये मूवमेंट लॉस हो जाए, तुम अपना हाथ ना हिला पाओ, तो वो क्या होगा, कैटाप्लेक्सी, सडन लॉस ऑफ वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रख लो, कैटाप्लेक्सी में क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, तो इसके एग्जाम्पल से याद रख लो। एग्जाम्पल से कैसे याद रख लो कि जो फोन है वो सडनली हाथ से छूट गया, पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। सडन लॉस ऑफ वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, कान पे फोन लगाना हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में था, हम चाहे जब चाहे यहाँ लगा सकते, जब जब चाहे यहाँ रख सकते थे, जब चाहे यहाँ लगा सकते थे, जब चाहे टेबल पे रख सकते थे, लेकिन एकदम से तुम्हारे हाथ से वो फोन छूट गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, तुम्हारा कैटाप्लेक्सी। ओके, तो हमने स्टीरियोटाइप एक्टिविटी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसका ऑटोमेटिक एक्टिविटी। स्टीरियोटाइप यानी कि टिपिकल, अब नॉर्मल, अब नेक्स्ट आती है ऑटोमेटिक एक्टिविटी। अब इसके उसके हमने 3 डिसऑर्डर पढ़े, पोजीशन, मूवमेंट और स्पीच। इसके ऐसे ही 2 डिसऑर्डर हैं। फर्स्ट वन इज इकोलालिया एंड सेकंड वन इज इकोप्रेक्सिया।
अब इकोलालिया क्या होता है, इकोप्रेक्सिया क्या होता है? इकोलालिया होता है रिपीटेशन ऑफ आर ऑन रिपीटेशन ऑफ ऑन वर्ड्स, या नो सॉरी पहली लाल में बता दिया, रिपीटेशन ऑफ ऑन नहीं आएगा, सॉरी मैंने दूसरी डेफिनेशन इसमें बता दी, रिपीटेशन ऑफ अदर्स वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले एक बार लिख लेते हैं। इकोलालिया क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ अदर्स वर्ड। और इकोप्रेक्सिया क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ अदर्स एक्टिविटी। अब क्या होता है ये समझो, ऑन इकोलालिया और इकोप्रेक्सिया एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो डॉक्टर तुमसे पूछ रहा है तुम्हारा क्या नाम है, तो पेशेंट बोल रहा है तुम्हारा क्या नाम है? डॉक्टर तुम कहाँ रहते हो? पेशेंट तुम कहाँ रहते हो? मतलब जो जो डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट भी वही बोल रहा है, पर्सन भी वही बोल रहा है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन है उसको तुम बोल रहे हो कि और भाई कहाँ घूम रहे हो, तो पर्सन बोले और भाई कहाँ घूम रहे हो, तो जो तुम बोल रहे हो उसी वर्ड को रिपीट करना इज इको लालिया। ओके, नेक्स्ट इज इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया क्या होता है? मान लो कोई पेशेंट आया है वो एमएससी के लिए, ओके, और तुम उसका डायग्नोस या जो भी उसकी मेडिकेशन है वो तुम लिखने लग गए हो नोटपैड पे, उसके कार्ड पे। तो वो क्या करेगा, वो भी एक पेन और पेपर उठाएगा तुम्हारे टेबल से और वो भी कुछ लिखने लग जाएगा। तो किसी दूसरे की एक्टिविटी को रिपीट करना, मतलब अगर कोई दूसरा खा रहा है तो खाने लग जाना, कोई दूसरा लिख रहा है तो लिखने लग जाना, कोई दूसरा गा रहा है तो गाने लग जाना, तो वो क्या होता है? इकोप्रेक्सिया। इको से समझ में आ रहा है ना, इको का क्या मतलब होता है? गूंज, यानी कि जो तुम बोलते हो वही तुम्हें सुनाई देता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं ना। तो वही इको लालिया और इकोप्रेक्सिया है। लालिया में क्या होगा? किसी दूसरे के वर्ड्स को बोलना, और प्रेक्सिया में क्या होगा? किसी दूसरे की एक्टिविटी को रिपीट करना। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम, इसको ऐसे याद रख सकते हो, कंफ्यूज ना हो जाओ कि लालिया का मतलब वर्ड्स था या प्रेक्सिया का मतलब वर्ड्स था। तो ऐसे याद रख लेना इसको, लालिया को ला 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 ला। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ला 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 ला, हम वर्ड्स गुनगुना रहे हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना। लालिया का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू वर्ड्स। और प्रेक्सिया का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी। और इको रिपीट कर रहा है किसी दूसरे के वर्ड्स या किसी दूसरे की एक्टिविटी। अब जो मैं पीछे बता रही थी कि दो टर्म्स निकल के आती है, एक तो अपनी कैटाप्लेक्सी निकल के आई थी जिसको हमने कैटालेप्सिस से रिलेट किया था। अब एक टर्म होती है अपनी पैली लालिया, जो मैं यहाँ लिख रही थी, ठीक है, जिसको मैंने कंफ्यूज कर लिया था। अब नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक एक्टिविटी, पर एक टर्म निकल के आती है पहली लालिया। तो ये क्या होता है? दिस इज रिपीटेशन ऑफ आर ऑन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड ही बार बार बोलना, क्या होगा? पहली लालिया, रिपीटेशन ऑफ आवर ओन वर्ड्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे ना हमने, एग्जाम्पल लिख लो, इकोलालिया और इकोप्रेक्सिया के एग्जाम्पल लिख लो। इकोलालिया, इकोप्रेक्सिया। एग्जाम्पल, डॉक्टर बोलता है व्हाट इज योर नेम, तो पेशेंट भी क्या बोलता है? व्हाट इज योर नेम। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, डॉक्टर राइट्स द प्रिस्क्रिप्शन। अब पेशेंट क्या करेगा? ऑल्सो टेक आउट अ पेज एंड
अ पेपर एंड अ पेन, एक पेपर और एक पेन ले लेगा एंड स्टार्ट्स राइटिंग समथिंग, और वो भी कुछ लिखने लग जाएगा। जो डॉक्टर कर रहा है वही पेशेंट कर रहा है, तो ये क्या हुआ अपना इकोप्रेक्सिया। ठीक है, अब ऑटोमेटिक एक्टिविटी, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी हमने पढ़ लिया, 6 डिसऑर्डर थे, दूसरा हमने पढ़ लिया ऑटोमेटिक एक्टिविटी। नाउ देयर इज थर्ड वन। थर्ड वन क्या है अपना? थर्ड वन इज नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या होगा, मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी तुम पर्सन को करने को बोलोगे ना वो उसको उसका उल्टा करेगा। तुम पर्सन को बोलोगे कि खाना खा लो तो वो खाना नहीं खाएगा, तुम पर्सन को बोलोगे आराम से बैठ जाओ एक जगह पे तो वो बैठेगा नहीं, वो भागता रहेगा इधर से उधर। तो नेगेटिविज्म उल्टा करना। तो इस नेगेटिविज्म क्या होता है, पेशेंट परफॉर्म अपोजिट एक्टिविटी, पेशेंट परफॉर्म अपोजिट एक्टिविटी ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, डॉक्टर ने बोला ओपन योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोलो। ठीक है, तो पेशेंट क्या करेगा, क्लोजेस 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 हिज फिस्ट मोर टाइटली, अपनी मुट्ठी को और जोर से वो बंद कर लेगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिविज्म। ठीक है, उसको बोला गया मुट्ठी खोल और उसने अपनी मुट्ठी को और ज्यादा बंद कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वॉयलेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉयलेंस का क्या मतलब होगा, रेडी टू हार्म, किसी भी टाइम किसी को भी मार सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा अपना वॉयलेंस, रेडी टू हार्म अदर्स। अब हमने क्या क्या पढ़ा है, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी पढ़ा है हमने, ऑटोमेटिक एक्टिविटी पढ़ा है, उसके बाद हमने नेगेटिविज्म पढ़ा है, उसके बाद हमने वॉयलेंस पढ़ा है। अब नेक्स्ट वन इज कंपल्शन। जब हम ओसीडी पढ़ेंगे, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ऑब्सेशन और कंपल्शन क्या होता है। पर अभी तुम कंपल्शन देखो, कंपल्शन क्या है। अच्छा ये बताओ, ऑब्सेशन कौन से उसका कंपोनेंट का डिसऑर्डर था, कौन से लेवल का, जल्दी कमेंट करो। थॉट थॉट का डिसऑर्डर था ऑब्सेशन कंटेंट लेवल का। ठीक है, 4 डिसऑर्डर थे ना कंटेंट लेवल पे थॉट के, डिल्यूजन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ऑब्सेशन एंड फोबिया। तो अब कंपल्शन क्या होता है, कंपल्शन होगा कि कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन ऑफ अ स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, एक एक्टिविटी को बार बार रिपीट करेगा, वो एक्टिविटी क्या होगी, दूसरों के लिए इरिटेबल होगी। ठीक है, तो कंपल्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस repetition of a stereotype activity which looks irritable to others, दूसरों को इरिटेट करेगी वो चीज, लेकिन उसके लिए क्या होगी, वो नॉर्मल। ठीक है, जैसे एक पर्सन का बार बार हाथ धोना, continuous repetition of a stereotype activity which looks irritable to others। कितने डिसऑर्डर पढ़ने थे हमें, इसमें 6 पढ़ने थे ना, 5 हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज 6। कौन कौन से पढ़े हमने, स्टीरियोटाइप एक्टिविटी पढ़ा, ऑटोमेटिक एक्टिविटी पढ़ा, उसके बाद हमने नेगेटिविज्म पढ़ा, उसके बाद हमने वॉयलेंस पढ़ा, कंपल्शन पढ़ा, एंड नाउ लास्ट वन इज सुसाइड।
सुसाइड, क्या समझते हो सुसाइड से? इसका तो मतलब समझ, मतलब पता होगा आप लोगों को, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप लोग उस रूम में जाके बैठ जाओ, ठीक है, बैग रख के। सुसाइड, व्हाट इज सुसाइड? एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ, खुद को मारना, खुद को मारने की कोशिश करना, उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, एक बार हम ओवरव्यू ओवरव्यू ले लेते हैं इसका सुसाइड का, फिर हम एक बार लिखेंगे इसको पूरे को, ठीक है। क्या होता है सुसाइड कमिटमेंट? सुसाइड कमिटमेंट एक होता है सुसाइड सक्सेसफुल होना, और एक होता है कमिट करना, ठीक है। सुसाइड अटेम्पटेशन और एक सुसाइड कमिटमेंट, ठीक है। अब सुसाइड कमिटमेंट क्या होता है? सुसाइड, पहले हम देखते हैं सुसाइड अटेम्पटेशन क्या होता है। सुसाइड अटेम्पटेशन क्या होगा कि पर्सन जो है वो सुसाइड करने की सिर्फ कोशिश कर रहा है लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो जो सुसाइड अटेम्पटेशन है ना, वो फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है और मेल्स में कम, मतलब मेल्स में कम होता है, ठीक है। और सुसाइड कमिटमेंट, सुसाइड कमिटमेंट क्या है? मेल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स। मतलब अगर आदमी सुसाइड कर रहा है ना, तो वो सुसाइड कर ही रहा है, वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा है। जो फीमेल्स होती है वो क्या करती हैं? वो सुसाइड अटेम्प्ट ज्यादा करती है लेकिन उनकी कमिट यानी कि सक्सेसफुल बहुत कम हो पाती है, ठीक है। या तो बस ऐसे छोटा मोटा सा कुछ कर लेंगी डराने के लिए कि नॉर्मल अपना कुछ हाथ काट लिया, ठीक है, इतना सीवियर नहीं, वो भी ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो सुसाइड अटेम्पटेशन किस में ज्यादा देखने को मिलता है? सुसाइड अटेम्पटेशन फीमेल्स में ज्यादा होता है और सुसाइड कमिटमेंट मेल्स में ज्यादा होता है। अटेम्पटेशन का मतलब क्या हुआ? अनसक्सेसफुल सुसाइड, ठीक है। और कमिटमेंट का क्या मतलब हुआ? सक्सेसफुल सुसाइड, ठीक है। अब इसका अगर हम रेशियो देखें तो क्या होता है? कमिटमेंट का रेशियो हम देखें मेल और फीमेल में तो दैट इज 2:1। अब उसके बाद आता है अपना मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड। सुसाइड का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है? सुसाइड का मोस्ट कॉमन मेथड होता है हैंगिंग, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड। सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड अपना होता है पॉइजनिंग। उसके बाद आता है मोस्ट लीथल मेथड कि अगर इस मेथड से सुसाइड करी तो डेथ कंफर्म है, दैट इज क्या होता है बताओ? दैट इज शूटिंग, गन शॉट, ठीक है, अपने आप को गोली से मार लेना। तो अगर वो तुमने उस मेथड से सुसाइड करी तो तुम्हारी डेथ कंफर्म है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सुसाइड एक्ट ऑफ किलिंग सेल्फ। सुसाइड अटेम्पटेशन किस में ज्यादा देखने को होता है, किस में देखने को मिलता है? और सुसाइड कमिटमेंट किस में ज्यादा देखने को मिलता है? सुसाइड अटेम्प्ट नहीं, बैठना यहीं पे है, हेलो, बैठना यहीं पे है, बैग रख के उधर चले जाओ। सुसाइड अटेम्पटेशन यानी कि अनसक्सेसफुल सुसाइड किस में देखने को मिलती है? फीमेल्स में। और सक्सेसफुल सुसाइड किस में देखने को मिलती है हमें? दैट इज सुसाइड कमिटमेंट किस में देखने को मिलती है? मेल्स में। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ सुसाइड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा अफेक्टेड है? दैट इज 18 to 30 ईयर्स, ठीक है। जो अपनी टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 0.9% है ना पॉपुलेशन, उनको सुसाइडियल आइडियाज आते हैं, ठीक है। अब वो अपना क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए दरकिम, जिन्होंने क्या बताया? सुसाइडियल थ्योरी दी और उसके बेसिस पे उन्होंने सुसाइड के 4 टाइप्स बताए, ठीक है। पहले हम इतना लिख लेते हैं सुसाइड के बारे में। सुसाइड के बारे में क्या है? 0.9% पॉपुलेशन, हमारी टोटल पॉपुलेशन का 0.9% पॉपुलेशन हैव सुसाइडियल आइडियाज, ठीक है। अब मेल और फीमेल में सुसाइड कमिटमेंट की बात की जाए तो वो रेशियो कितना होता है? 2:1। अब दो वर्ड निकल के आते हैं, सुसाइड अटेम्पटेशन एंड सुसाइड
कमिटमेंट। टेम्पटेशन का मतलब होता है अनसक्सेसफुल सुसाइड। और सुसाइड कमिटमेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल सुसाइड। तो अटेम्पटेशन तो किस में ज्यादा देखने को मिलते हैं? सुसाइड अटेम्पटेशन फीमेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं और सुसाइड कमिटमेंट मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये समझ रहे हो ना? ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का। फीमेल में ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये एरो इस तरफ खुला है, तो ये मेल का सिंबल है, तो ये मेल में ज्यादा देखने को मिल रहा है, एरो इस तरफ खुला है। तो ठीक है, तो सुसाइड अटेम्पटेशन, सुसाइड कमिटमेंट। उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े। ठीक है, क्या क्या थे वो मेथड्स? पहले था मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सुसाइड। क्या था? हैंगिंग, फांसी खा के मोस्ट कॉमनली लोग अपनी जान लेते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन मेथड क्या है बताओ? जहर खा लेना, पॉइजनिंग। और मोस्ट लीथल मेथड कौन सा होगा? मोस्ट लीथल मेथड इज गन शॉट, खुद को गोली मार लेना। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा कुछ टाइप्स। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो सुसाइड है ना, वो बेसिकली एक साइंटिस्ट आए डरकिम, जिन्होंने सुसाइडियल थ्योरी दी और उन्होंने 4 टाइप्स की सुसाइड एक्सप्लेन करी। ठीक है, तो वो चारों हम एक एक करके देखते हैं। सुसाइडल थ्योरी दी इसने, जिसके बेसिस पे 4 टाइप्स हैं सुसाइड के। कोई भी पर्सन सुसाइड कर रहा है तो वो क्यों करेगा? उसके 4 रीजन होंगे बेसिकली, और 4 रीजंस के बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड होता है। तो 4 टाइप्स तो हैं, लेकिन अगर फैक्टर्स की बात करी जाए ना सुसाइड के लिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सुसाइड, सुसाइडल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? सुसाइडल फैक्टर्स, किसी भी सोसाइटी में 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, जिनकी वजह से जो पर्सन है वो सुसाइड करेगा। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज सोशल इंटीग्रेशन, कि अपना उसका सोसाइटी से जुड़ाव कितना, अपने आसपास के लोगों से जुड़ाव कितना है। एंड नेक्स्ट वन इज सोशल रेगुलेशन, कि सोसाइटी के नियम, जो नियम और कानून है वो कैसे हैं। ठीक है, ये बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो सोसाइडल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन एंड सोशल रेगुलेशन। अब एक सोसाइटी में क्या होगा? एक सोसाइटी में इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे हम जो सुसाइड है उसको 4 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? अब एक सपोज एक सोसाइटी है जिसमें जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो सोशल जुड़ाव है, ठीक है, वो इतना ज्यादा है, अगर कोई पर्सन उसकी वजह से सुसाइड करेगा, ठीक है, ड्यू टू मोर सोशल इंटीग्रेशन, तो वो अपना एक टाइप ऑफ सुसाइड होगा। अब क्या है? एक सोसाइटी है उसमें इतना लेस सोशल इंटीग्रेशन है, एक पर्सन है उसका किसी के साथ जुड़ाव ही नहीं है, ठीक है, लेस सोशल इंटीग्रेशन, उसकी वजह से वो सुसाइड करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? एक सोसाइटी है उसमें इतने ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से पर्सन सुसाइड कमिट कर सकता है। या फिर क्या होगा कि एक सोसाइटी है जिसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है, पर्सन उससे दुखी हो गए सुसाइड कर रहा है, तो वो क्या होगा? लेस सोशल रेगुलेशन की वजह से सुसाइड होगी। ठीक है, तो अब हम चारों टाइप्स एक बार देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अपना एल्ट्यूरिस्टिक सुसाइड। एल्ट्यूरिस्टिक सुसाइड क्या होगा?
कि जो सोशल वेलफेयर के लिए जो पर्सन सुसाइड करेगा, और जिसमें क्या होगा अपना मोर सोशल रेगुलेशन। एक एक करके हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लेना, तुम सीक्वेंस में लिखोगे तो याद रहेगा अच्छे से। फर्स्ट वन इज एल्ट्यूरिस्टिक सुसाइड। ठीक है, एल्ट्यूरिस्टिक सुसाइड क्या होगा? सुसाइड ड्यू टू मोर सोशल रेगुलेशन, मोर सोशल इंटीग्रेशन, सॉरी। मतलब कोई पर्सन है, उसका अपनी सोसाइटी से इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है, उसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर रहा है। ठीक है, या सोसाइटी किसी सोशल वेलफेयर के लिए सुसाइड कमिट करना। पर्सन कमिट्स सुसाइड फॉर हिज सोशल वेलफेयर। अब ऑब्वियसली तुम्हें लगेगा कि सोशल वेलफेयर के लिए तो कौन ही सुसाइड कमिट करेगा, किसका ही मतलब किस सोसाइटी का भला होगा सुसाइड करने से? तो जो हमारे टेररिस्ट होते हैं, हमारे लिए तो नहीं है ना वो सोशल वेलफेयर, जो बट जो टेररिस्ट होते हैं, जो खुद को भी बॉम्ब से उड़ा लेते हैं, तो वो तो क्या कर रहे हैं? वो तो अपनी सोसाइटी के लिए, उनको तो लग रहा है ना कि अगर मैं खुद को बॉम्ब से उड़ा लूंगा और मेरे साथ मैं इन 10 लोगों को भी लेके मरूंगा, तो मैं अपने सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, अपना सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से उनका इतना स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन है, मोर सोशल इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट करते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल लो, एक ऐसा एग्जांपल कि एक बॉर्डर पे वॉर चल रही है। ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सिपाही जो सोल्जर्स है वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो भारत पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऑलमोस्ट अब ऐसे सिचुएशन आ गई है कि भारत की साइड सिर्फ एक ही सोल्जर बचा हुआ है। ठीक है, और दूसरी साइड अभी भी 4-5 बचे हुए हैं, और वो सोल्जर जो है वो भी इंजर्ड है, वो अब मरने वाला है। तो वो क्या करेगा, खुद बॉम्ब लेगा और खुद जाके उनके वहां पे ब्लास्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, वेलफेयर किया ना हमारा, अपने देश के लिए खुद को बॉम्ब से उड़ा लिया। तो ये क्या है, मोर सोशल इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से सुसाइड करता है पर्सन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ट्यूरिस्टिक सुसाइड। ठीक है, सुसाइड ड्यू टू मोर सोशल इंटीग्रेशन। इसका एग्जांपल लिख लो, टेररिस्ट अटैक, या फिर ये सोल्जर वाला एग्जांपल लिख लेना अपना पेंसिल से। ठीक है, मैं अभी लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, पेंसिल से तुम लिख लेना जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट टाइप इज इगोइस्टिक सुसाइड। इगोइस्टिक सुसाइड, अब ये कौन सी सुसाइड होगी? ये वो सुसाइड होगी जो पर्सन लेस सोशल इंटीग्रेशन की वजह से कमिट करेगा। पर्सन commits suicide due to less social integration, कि अपना सोसाइटी के साथ उसका इतना जुड़ाव नहीं है, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है, सोसाइटी में उसके कुछ इतने खास रिलेशंस नहीं है, तो उसकी वजह से जो सुसाइड होगी वो कौन सी होगी, अपनी ईगोइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होगा, पर्सन जो है वो आइसोलेटेड फील करेगा, पर्सन फील्स सोशली आइसोलेटेड। तो अगर तब पर्सन सुसाइड कमिट करता है तो वो कौन सी होगी, अपनी इगोइस्टिक सुसाइड। एग्जाम्पल, किसी का ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, उसके बाद सुसाइड कमिट कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं, अकेला रह गया मैं इस सोसाइटी में,
तो वो क्या होगा, उसका लेस सोशल इंटीग्रेशन, सोसाइटी के साथ जो उसका जुड़ाव है वो कम है। इसकी वजह से जो सुसाइड हुई वो कौन सी हुई, इगोइस्टिक सुसाइड। अब अपनी नेक्स्ट कौन सी आती है, नेक्स्ट वन इज फेटलिस्टिक सुसाइड। फर्स्ट वन वाज ऑल्टरिस्टिक, सेकंड इगोइस्टिक, ठीक है। अब थर्ड आती है, थर्ड वन इज फेटलिस्टिक सुसाइड। अब ये कौन सी सुसाइड होगी, ये होगी ड्यू टू मोर सोशल रेगुलेशन। हमारी सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि पर्सन उनको टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, सुसाइड ड्यू टू मोर सोशल रेगुलेशन। नियम कानून कायदे इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से जो पर्सन है वो सुसाइड कमिट कर रहा है, ठीक है। या सोशल प्रेशर में आके अगर कोई पर्सन जो है वो सुसाइड कमिट कर रहा है, पर्सन कमिट सुसाइड ड्यू टू सोशल प्रेशर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, मान लो एक स्टेराइल फीमेल है, एक औरत है जो कभी मां नहीं बन सकती, उसको उसके आसपास वाले उसके रिश्तेदार इतने ताने दे रहे हैं, ठीक है, इतना मोर सोशल रेगुलेशन है, सब उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो वो क्या कर ले, सुसाइड कमिट कर ले। ठीक है, सबकी बातें सुन सुन के, तो वो क्या होगा अपना फेटलिस्टिक सुसाइड। सोसाइटी के प्रेशर में आके। अब हमने तीन टाइप पढ़ लिए, एल्ट्रिस्टिक मोर सोशल रेगुलेशन की, मोर सोशल इंटीग्रेशन की वजह से, इगोइस्टिक लेस सोशल इंटीग्रेशन की वजह से कि अपना सोसाइटी के साथ उसका कम, इतना कम जुड़ाव है जिसकी वजह से पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फेटलिस्टिक, एंड नाउ फोर्थ वन इज एनोमिक। फोर्थ वन इज एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड कौन सी होगी, सुसाइड ड्यू टू लेस सोशल रेगुलेशन। कोई इतने नियम और कानून कायदे बना ही नहीं गए हैं, उसकी वजह से जो पर्सन है वो सुसाइड कमिट कर रहा है। अब इसका एग्जांपल लो, मान लो एक फार्मर था, उसने लोन लिया था, ठीक है, और वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर बैंक का प्रेशर है, या जो इतना प्रेशर आ गया है उसके ऊपर कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सोशल रेगुलेशन है, जो हमारी सोसाइटी के नियम और कानून कायदे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। सपोज अगर कोई कोई फार्मर है, उसको लॉस हो रहा है, तो ठीक है, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि अगर लॉस हुआ है, वो तो एनवायरमेंटल लॉस हुआ है, बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो गई है, उसकी वजह से वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है ना, तो कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। तो अगर एक पर्सन इस वजह से सुसाइड कमिट करता है तो वो क्या होता है, एनोमिक सुसाइड। अब इसका लेटेस्ट एग्जांपल देखो, नीट हुआ, नीट का पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि लीक हो गया था, उसकी वजह से अब कितने बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एनोमिक सुसाइड। क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं है जिनकी वजह से जो पर्सन है वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एनोमिक सुसाइड। तो अब तक हमने कितने टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ लिए हैं, चार टाइप्स होते हैं, ठीक है, एल्ट्रिस्टिक मोर सोशल इंटीग्रेशन, इगोइस्टिक लेस सोशल इंटीग्रेशन, फेटलिस्टिक मोर सोशल रेगुलेशन, एंड एनोमिक लेस सोशल रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनोमिक में एक फिक्स्ड लॉस होगा, पर्सन का कुछ गुम खो जाएगा जिसकी वजह से वो सुसाइड कमिट कर लेगा, फिक्स्ड लॉस, और उसकी वजह से
पर्सन जो होगा वो सुसाइड कमिट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड पढ़ा। उसके बाद क्या है, 3 अदर टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं, वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा अपना। अदर टाइप्स ऑफ सुसाइड, ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉपी कैट सुसाइड। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि मान लो तुम कोई एक्टर था, कोई रोल मॉडल था तुम्हारा, उसको तुम अपना आइडियल मान रहे थे और उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, तो तुम क्या करोगे? उसने सुसाइड करी है तो तुम इतना रिलेटेड हो उससे कि तुम भी सुसाइड कर लोगे क्योंकि उस पर्सन ने सुसाइड कमिट करी है। तो दैट इज कॉपी कैट सुसाइड। कि अगर तुम्हारा कोई रोल मॉडल है वो सुसाइड कमिट कर रहा है और तुम भी उसको देखा देखी सुसाइड कर रहे हो, तो दैट इज कॉपी कैट सुसाइड। फिर उसके बाद क्या आता है? मर्डर सुसाइड। मर्डर सुसाइड क्या होता है कि मान लो तुमने पहले किसी को मार दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया तुमने किसी का, और फिर अब तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तो जेल जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद तुम खुद को मार लो, तो वो क्या होगा? अपना मर्डर सुसाइड। तो फर्स्ट वन इज कॉपी कैट सुसाइड। तुम्हारे किसी रोल मॉडल ने सुसाइड कर लिया है, उसकी वजह से तुम सुसाइड कर रहे हो। मर्डर सुसाइड, तुमने किसी का मर्डर किया और फिर खुद को मार लिया, तो वो क्या होगा? मर्डर सुसाइड। एंड नाउ थर्ड एंड लास्ट वन इज एक्सीडेंटल सुसाइड, मतलब अनइंटेंशनल सुसाइड, कि तुम सुसाइड करना नहीं चाहते थे, मान लो तुम सिर्फ सामने वाले को डराना चाहते थे लेकिन सच में ही तुमने खुद को हार्म कर लिया है, तो दैट इज एक्सीडेंटल सुसाइड, अनइंटेंशनल सुसाइड। ओके, तो ये 3 टाइप है: कॉपी कैट सुसाइड, सुसाइड कमिटेड आफ्टर डेथ ऑफ योर रोल मॉडल। तुम्हारा कोई रोल मॉडल है जिसने सुसाइड कमिट करी और तुम उसको देखा देखी तुम सुसाइड कमिट कर रहे हो, ठीक है। सेकंड वन, मर्डर सुसाइड। मर्डर सुसाइड क्या होगा? सुसाइड कमिटेड आफ्टर किलिंग समवन। यार शोर मत करो प्लीज। सुसाइड कमिटेड आफ्टर किलिंग समवन, ठीक है, या आफ्टर मर्डर, किसी को मार दिया तुमने और फिर खुद अपनी जान ले ली, तो वो क्या होगा? मर्डर सुसाइड। अब नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट वन प्रोबेबली, एक्सीडेंटल सुसाइड। एक्सीडेंटल सुसाइड क्या होगा? सुसाइड कमिटेड अनइंटेंशनली, कि तुम सच में अपनी जान नहीं लेना चाहते थे, सामने वाले को बस डरा रहे थे और सच में तुमने खुद को हार्म पहुंचा लिया, तो दैट इज एक्सीडेंटल सुसाइड। तो अभी तक हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विकली हम रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। हमने परसेप्शन से स्टार्ट किया था, परसेप्शन हमने कल स्टार्ट कर दिया था। हेलुसिनेशन, टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन में हम आ गए थे, आज हमने ऑडिटरी हेलुसिनेशन से स्टार्ट किया। उसके बाद हमने ऑडिटरी, टेक्टाइल, ओल्फैक्टरी, गेस्टेटरी, अदर टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन, हिप्नोपॉम्पिक, हिप्नोगोगिक, लिलिपुट, एक्स्ट्रा कॉम्बाइंड रिफ्लेक्स, फंक्शनल, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। एक्टिविटी के 6 डिसऑर्डर्स पढ़े: स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, ऑटोमेटिक एक्टिविटी, एंड नेगेटिविज्म, वॉयलेंस, कंपल्शन एंड सुसाइड, ठीक है। उसके बाद हमने सुसाइड के टाइप्स पढ़े। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ूंगी तो नेक्स्ट क्लास में आंसर कर दूंगी तुम्हारे डाउट। एंड जितना भी करा गया है उसको रिवाइज करो अच्छे से और नोट्स अपने अच्छे से बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।